डेथ ने ऐलान किया था कि कोई भी रीपर जो 10,000 सोल्स को गाइड कर लेगा उसे एक विश मिलेगी। कुछ समय बाद एक रीपर उसके सामने खड़ा हुआ। उसका नाम था काई। डेथ गॉड ने पूछा, क्या तुमने 10,000 सोल्स इकट्ठा कर ली? काई ने जवाब दिया, हाँ। तब डेथ गॉड ने कहा, मैं अपना वादा निभाऊंगा और तुम्हारी विश पूरी करूंगा। काई की विश ने सबको शॉक कर दिया। उसने कहा, मैं ग्रिम रीपर की जॉब छोड़ना चाहता हूँ। डेथ गॉड ने समझाया, अगर तुम रीपर रहना छोड़ दोगे तो तुम्हारा वेरी रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ही मिट जाएगा और तुम्हारा फेट होगा कंप्लीट एनाइलेशन। लेकिन काई ने, जो एक्सट्रीम एग्जॉस्शन में था, जवाब दिया, ये मेरे लिए ठीक है। उसकी रिक्वेस्ट मान ली गई। उसी पल उसका अस्तित्व वैनिश हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके उलट काई ने अपनी आंखें खोली। वह एक बेड पर लेटा हुआ था। उसके सामने एक मैन और वुमन खड़े थे। दोनों खुशी से बोले, यंग मास्टर सीन, आप जाग गए। वुमन तुरंत काउंट को बताने दौड़ी, जबकि मैन ने उसकी हालत चेक की और पूछा कि कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं। काई ने सीएन के शरीर को देखा, व्हाइट हेयर, पर्पल आइज, और वह हैरान था। मैंने तो एनाहिलेशन मांगा था, फिर मैं सीएन बनकर क्यों जिंदा हूँ? सच जानने के लिए कहानी 17 साल पीछे जाती है। डार्क फॉरेस्ट की रात, दो आर्म्ड मैन ने एक रनअवे स्लेव और उसके चाइल्ड को पकड़ लिया। उन्होंने औरत से कहा, तुमने क्या सोचा था, तुम एस्केप कर जाओगी? उस माँ मीरू ने रोते हुए कहा, मैंने गलती की, लेकिन प्लीज मेरे बच्चे को मत छुओ, मुझे मार दो पर उसे छोड़ दो। उनमें से एक ने कोल्ड टोन में कहा, चिंता मत कर, बच्चे को नहीं मारेंगे। फिर उसने सिनिकल हंसी के साथ कहा, क्योंकि वो वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है। उसने हार्श वॉइस में जोड़ा, हम बच्चे को ले जाएंगे और उसे भी स्लेव बनाकर मौत तक खपाएंगे, जैसे तुम्हारी जिंदगी रही है। मीरू कोलैप्स हो गई, सोचते हुए कि उसके बेबी का ब्रूटल फेट कैसा होगा। उसका सपना था उसे इंसान की तरह डिग्निफाइड लाइफ देना। निराशा में उसने प्रार्थना की, क्यों हमारी जिंदगी इतनी मिजरेबल है? कोई भी पावर, गॉड, एंजल या डेविल आकर मेरे बच्चे को बचा ले। तभी एक मिस्टीरियस मैन मजेस्टिक अपीयरेंस के साथ प्रकट हुआ और धीरे से बोला, मीरू। सैनिक चौंक गए। उन्होंने पूछा, तू कौन है? किसने भेजा है? उस आदमी ने उन्हें इग्नोर किया और सॉफ्टली मीरू से कहा, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं पहले तुमसे बात करूंगा, फिर इन्हें जवाब दूंगा। सोल्जर्स के दिलों में डर उतर गया, जैसे डेथ उनके सामने खड़ी हो। वो आदमी कॉन्फिडेंटली उनके पास से गुजरा और मीरू के सामने आकर खड़ा हो गया, जो जमीन पर अपने बच्चे को पकड़े बैठी थी। उसने कहा, मैं तुम्हें एक डील देता हूँ, मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा। बदले में मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, तुम्हारी सोल। मीरू ने अपने चाइल्ड को कसकर पकड़ा और धीरे से अपनी फाइनल विश उस आदमी को बताई। उसने सुना और फिर डिवाइन ऑरा में बोला, मैंने तुम्हारी इच्छा समझ ली है, अब हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट सील हो गया। उसी पल मीरू के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। उसने अपने बच्चे को गले लगाया और फिर लाइफलेस होकर जमीन पर गिर गई। उस आदमी ने बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया। सैनिक चिल्लाए, ये बच्चा हमारी प्रॉपर्टी है, इसे छोड़ दो और तुरंत निकल जाओ। लेकिन वो आदमी शांत स्वर में बोला, मुझे खेद है, अब मैं इसे नहीं सौंप सकता। सैनिक फ्यूरियस हो गए और बोले, तू इंटरफियर करेगा तो तुझे मारना ही पड़ेगा। वे उस पर हमला करने दौड़े, लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचे, अचानक उनके शरीर जम गए। डर के साथ उन्हें एहसास हुआ वे मूव भी नहीं कर पा रहे हैं। फिर उस आदमी ने शांत स्वर में ग्रिम रीपर्स का दूसरा रूल बताया, जो भी उनके काम में इंटरफियर करेगा उसे किल करने का अधिकार रीपर को है। सैनिक घबरा गए, क्योंकि उनके शरीर उनकी इच्छा के खिलाफ हिलने लगे। वे चीखते हुए उससे रुकने की भीख मांगने लगे। एक अनसीन फोर्स ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वे अपनी तलवारें एक दूसरे की ओर मोड़ें, और कुछ ही पलों में वे एक दूसरे को फेटल ब्लोज देकर गिर पड़े, जबकि उनकी चीखें गूंज रही थीं। रुको! सैनिकों के गिरने के बाद वह आदमी बच्चे को पकड़े मीरू के लाइफलेस बॉडी को देख रहा था। तभी उसके शरीर से फेंट लाइट निकली। वह उसकी सोल थी, जो आकाश की ओर उठ गई। आदमी ने कहा, यह नॉन टॉनस और 99वीं सोल है जो मैंने कलेक्ट की। उसने बच्चे की ओर देखा, जो अपनी छोटी हथेली उसके चेहरे की ओर बढ़ा रहा था, और बुदबुदाया, मैंने सचमुच एक ट्रबलसम विश ले ली है। फिर वह वहां से चला गया, जानते हुए कि उसके पास समय कम है। 16 साल बाद एक लाल बालों वाली लड़की ने किसी को पुकारा, ओए, क्या तुम घर पर हो? अंदर से आवाज आई, हाँ। लड़की का नाम था जाजित। वह एक टोकरी लेकर अंदर आई और शिकायत की कि काई ने उसे गर्मजोशी से ग्रीट नहीं किया। काई ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, क्या मैं कोई बूढ़ा हूँ जिसे सुनाई नहीं देता? मैं सॉफ्टली भी सुन लेता हूँ, और हर बार वार्म ग्रीटिंग करना इलॉजिकल है, क्योंकि तुम दिन में कई बार आती हो। जोसित ने विरोध किया, कोई और होता तो मेरी विजिट से खुश होता और वार्मली स्वागत करता। काई ने कोल्डली जवाब दिया, तो उनके पास चली जाओ। जोसित शर्मिंदा होकर बोली, मेरा मतलब वो नहीं था, बस चाहता हूँ कि तुम मुझे थोड़ा और अफेक्शन दिखाओ। इस बीच काई वुडन स्टैच्यू कार्व करने में व्यस्त था। उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए जोजित सोफे पर गिर गई, लेकिन काई ने तुरंत डांटा, हाथ पांव धोए बिना मत लेटो। उसने शिकायत की, तुम बहुत स्ट्रिक्ट हो। फिर काई ने पूछा, तुम क्यों आई हो? जोजित ने कहा, माँ ठीक नहीं है, उनका बायां हाथ कल रात से दर्द कर रहा है और आज भी परेशान कर रहा है। काई ने कार्विंग रोक दी और वादा किया कि वह बाद में उनके घर आकर देख लेगा। जोजित ने आभार व्यक्त किया
और कहा कि वह अब माउंटेन पर हर्ब्स इकट्ठा करने जा रही। उसके जाने के बाद काई उसके घर पहुंचा। उसकी माँ, जिसे काई अपने मन में म्यू कहता था, ने उसका स्वागत किया और ताज़ा बनी ब्रेड ऑफर की। काई ने उसकी ओर देखा और उंगलियां स्नैप की। औरत तुरंत फ्रीज हो गई, बेहोश होकर जमीन पर लाइफलेस डॉल की तरह गिर पड़ी। काई उसके शरीर के पास पहुंचा, एग्जामिन करने लगा और मन ही मन सोचा, सस्ते वुड से उसे बनाना गलती थी। लकड़ी सड़ने लगी। उसने अपने हाथ से निकली मिस्टीरियस पावर से डिके का कारण जांचना शुरू किया। तभी अचानक जोजित वापस आ गई और शौक में बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? काई ने सोचा, गलती हो गई। रिपेयर प्रोसेस में इतना डूब गया कि उसके आने की आहट नहीं सुनी। जोसित ने माना कि काई माँ का इलाज करने आया है, जैसा उसने वादा किया था। काई ने कंफर्म किया, हाँ तुमने ही तो मुझे बुलाया था। वह हैरान हुई कि वह इतनी जल्दी आ गया और देखा कि उसकी माँ घर पर नहीं है। फिर उसने फर्श पर पड़ी बड़ी डॉल की ओर इशारा किया। ये तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी दिखती है। जजीद के दिमाग में सच की डोरियां जुड़ने लगी। उसने माँ के लेफ्ट आर्म के दर्द की बात याद की और हिचकिचाते हुए काई से पूछा, क्या ये डॉल ही मेरी माँ है? काई की खामोशी ने उसके डर को और गहरा दिया। उसने फिर से पूछा और विनती की, मत कहो कि ये लकड़ी का टुकड़ा ही मेरी माँ की तकलीफ का कारण है। उसकी चुप्पी ने उसके शक को पक्का कर दिया। वह दहशत में चीख उठी, तो मेरी माँ सिर्फ एक डॉल है? उसकी आंखों के सामने भयानक सच खुल गया। जो वो इलाज समझती थी, वो तो बस एक डॉल के पार्ट्स रिप्लेस करना था। उसका शौक और गहरा हो गया। क्या पूरे गांव के लोग भी ऐसे ही हील हुए हैं? वह पीछे हट गई और गिड़गिड़ाई, कृपया सब झूठ बोलो। कई ने तय किया कि अब वह सच छिपा नहीं सकता और उसे जाजिद के साथ ईमानदार होना ही पड़ेगा, खासकर क्योंकि वह अब इतनी मैच्योर हो गई थी कि समझ सके कि जो उसने किया वह लॉजिकल था। उसने फिर से अपनी उंगलियां स्नैप की और उसे एक हॉरिफिक सीन दिखाया जिसमें पूरे गांव की सच्चाई सामने आ गई। जाजिद शौक में पूछी, क्या वे सब डॉल्स हैं? काई ने कंफर्म किया, हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसा तुमने देखा। तुम्हारी माँ और इस विलेज के सारे इनहैबिटेंट्स सिर्फ मेरी क्रिएशन के डॉल्स हैं। यह शॉकिंग कन्फेशन सुनकर जोजित ने उसके ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पूछा। काई ने शुरू किया, 16 साल पहले उसकी माँ ने उसके साथ एक डील किया था, अपनी सोल को बेट करते हुए ठीक मौत से पहले। उसकी माँ की विश थी कि उसकी बेटी जित को एक लाइफ मिले जिसमें लोग उसे हार्म न करें और वह अपनी ह्यूमिलिएटिंग जिंदगी न जिए, बल्कि सभी द्वारा प्यार की जाए। काई ने जोड़ा कि वह जानता था कि इवन सेंट्स भी सिर्फ लव से भरी जिंदगी नहीं जी सकते। इसीलिए उसने उसके लिए एक पूरा विलेज बनाया, एक ऐसा विलेज जो सुनिश्चित करे कि वह कभी हर्ट ना हो। जोजित टूट गई और डिस्पेयर में बोली, तो मेरा पूरा लाइफ एक लाई था? उसने सोचा कि अब उसे किस पर विश्वास करना चाहिए और किसे प्यार करना चाहिए, जब उसकी माँ, पूरा विलेज और यहाँ तक कि काय भी सिर्फ एक फेक पपेट शो थे। अपने डिस्पेयर में उसने अपनी खुद की एग्जिस्टेंस पर डाउट करना शुरू किया। क्या वह खुद भी रियल है? उसने सीधे काय से पूछा, क्या मैं भी तुम्हारी क्रिएशन की डॉल हूँ? काय ने रियश्योर किया कि वह डॉल नहीं है और याद दिलाया कि उसने पूरा विलेज उसके लिए बनाया। लेकिन जोजित अब कुछ भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। रियलिटी प्रूव करने की डेस्परेट कोशिश में उसने एक डैगर उठाई और प्रूफ मांगा कि वह डॉल नहीं है। उसने अपनी गर्दन थोड़ी कट की और ब्लड फ्लो होते देख राहत से कंफर्म किया कि वह हमेशा से रियल ह्यूमन रही है। वह काय की बाहों में गिर पड़ी और पूछा, तुमने ये सब क्यों किया? काय ने सवाल में जवाब दिया, क्या तुम्हारी जिंदगी अब तक मिजरेबल थी? जोजित ने माना कि वह हैप्पी थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह हैप्पीनेस भी लाई थी। उसने सोचा कि सभी जिसे वह प्यार करती थी फेक थे। उसने उसे उदास आंखों से देखा और डील करने की पेशकश की। उसने दोहराया कि वह भी डील करना चाहती है। काई ने वॉर्न किया कि डील का प्राइस उसकी सोल होगी, लेकिन उसने इंसिस्ट किया। तब काई ने कहा कि अपनी विश बताओ। उसने कहा कि वह काई को अपने लाइफ में केवल रियल पर्सन मानती है और अगर वह भी उसे भूल गया तो इस वर्ल्ड में कोई नहीं रहेगा जो उसे याद रखे। वह उससे हमेशा याद रखने की रिक्वेस्ट कर टीयर्स के साथ बोली, क्या मेरी रिक्वेस्ट ज्यादा है? उसकी वर्ड्स ने काई को टच किया और उसने डील एक्सेप्ट किया, स्टेटिंग की कॉन्ट्रैक्ट सील हो गया। जोजित ने रिलीफ के साथ उसे धन्यवाद दिया और फिर गिर पड़ी। उसकी लाइफ समाप्त हो गई। उसकी सोल काई द्वारा कलेक्ट की गई 10,000वीं सोल बन गई। जोजित की डेथ के बाद काई ने उस विलेज को जला दिया जो उसने उसके लिए बनाया था, क्योंकि वह मानता था कि उसके बिना वह यूजलेस हो गया है और विलेज जल्दी ही फ्लेम्स में एंगल्फ हो गया, उसके लिए बनाया। लेकिन जोजित अब कुछ भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। रियलिटी प्रूव करने की डेस्परेट कोशिश में उसने एक डैगर उठाई और प्रूफ मांगा कि वह डॉल नहीं है। उसने अपनी गर्दन थोड़ी कट की और ब्लड फ्लो होते देख राहत से कंफर्म किया कि वह हमेशा से रियल ह्यूमन रही है। वह काय की बाहों में गिर पड़ी और पूछा, तुमने ये सब क्यों किया? काय ने सवाल में जवाब दिया, क्या तुम्हारी जिंदगी अब तक मिजरेबल थी? जोजित ने माना कि वह हैप्पी थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह हैप्पीनेस भी लाई थी। उसने सोचा कि सभी जिसे वह प्यार करती थी फेक थे। उसने उसे उदास आंखों से देखा और डील करने की पेशकश की। उसने दोहराया कि वह भी डील करना चाहती है। काई ने वॉर्न किया कि डील का प्राइस उसकी सोल होगी, लेकिन उसने इंसिस्ट किया।
तब काई ने कहा कि अपनी विश बताओ। उसने कहा कि वह काई को अपने लाइफ में केवल रियल पर्सन मानती है और अगर वह भी उसे भूल गया तो इस वर्ल्ड में कोई नहीं रहेगा जो उसे याद रखे। वह उससे हमेशा याद रखने की रिक्वेस्ट कर टीयर्स के साथ बोली, क्या मेरी रिक्वेस्ट ज्यादा है? उसकी वर्ड्स ने काई को टच किया और उसने डील एक्सेप्ट किया, स्टेटिंग की कॉन्ट्रैक्ट सील हो गया। जोजित ने रिलीफ के साथ उसे धन्यवाद दिया और फिर गिर पड़ी। उसकी लाइफ समाप्त हो गई। उसकी सोल काई द्वारा कलेक्ट की गई 10,000वीं सोल बन गई। जोजित की डेथ के बाद काई ने उस विलेज को जला दिया जो उसने उसके लिए बनाया था, क्योंकि वह मानता था कि उसके बिना वह यूजलेस हो गया है, और विलेज जल्दी ही फ्लेम्स में एनगल्फ हो गया। उसी समय काई ने गॉड ऑफ डेथ शेनियोस को देखा, जो ऑब्जर्वेशन कर रहा था कि काई यूजुअल से ज्यादा सैड लग रहा है। शेनियोस ने सोचा कि शायद काई के उस बच्चे के लिए स्पेशल फीलिंग्स हैं, लेकिन काई ने डिनाई किया। काई ने शेनियोस से कहा कि उसने अपना प्रॉमिस पूरा करे। शेनियोस ने प्रिटेंड किया कि वह भूल गया है, फिर हंसते हुए कहा, ऑफ कोर्स आई रिमेंबर। काई के एंग्री फेस को देखकर उसने याद दिलाया कि उसने प्रॉमिस किया था कि 10,000वीं सोल गाइड करने पर उसे एक विश दी जाएगी। शेनियोस ने समझाया कि उसने यह जनरल रूल अन्य रीपर्स की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बनाया था। फिर काई की विश पूरी करने के लिए अग्री किया और कहा, स्टेट योर विश। काई की विश थी कि वह अपनी जॉब छोड़ना चाहता है। उसने फिर से वही रिक्वेस्ट दोहराई। शेनियोस सरप्राइज था और याद दिलाया कि रीपर की जॉब छोड़ने का मतलब एनाहिलेशन है, लेकिन काई ने रिप्लाई किया, मैंने पहले ही डेथ को 10,000 बार फेस किया है। शेनियोस ने पूछा, क्या तुम टायर्ड हो? काई ने कंफर्म किया। यहाँ ये रिवील हुआ कि काई एक यूनिक रीपर था। जब किसी ह्यूमन सोल को रीपर बनने के लिए चुना जाता है, वह अपनी सारी मेमोरीज खो देता है और ग्रिम रीपर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन काई ने अपनी सारी मेमोरीज रिटेन की। यही डिफरेंस था जिसने उसे डील का तरीका अपनाने पर मजबूर किया। वह सोल्स को फोर्स नहीं करता या उन्हें पेरिश होने नहीं देता, बल्कि उनकी लास्ट विश पूरी करता है ताकि उन्हें पीसफुल तरीके से लीड किया जा सके, और जिनकी मृत्यु अनजस्ट थी वे भी अपना फेट एक्सेप्ट कर सकें। लेकिन ये ह्यूमन फीलिंग्स लगातार उसे ड्रेन कर रही थीं और चोट पहुंचा रही थीं, जिससे वह दूसरों से जल्दी एग्जॉस्टेड महसूस करता था। प्रेजेंट में लौटते हुए शानोस ने काई से आखिरी बार पूछा कि क्या वह रिकंसिडर करना चाहता है, लेकिन काई ने अपनी विश पर इंसिस्ट किया। शेनियोस ने उसे विश ग्रांट करने के लिए अग्री किया और काई ने धन्यवाद दिया। शेनियोस ने चेतावनी दी कि बाद में रिग्रेट मत करना और क्रिप्टिक वर्ड्स के साथ अलविदा कहा, सी यू अगेन। काई इन शब्दों को सुनकर पजल्ड था, क्योंकि वह मान रहा था कि पेरिशिंग के बाद वह उसे फिर कभी नहीं देखेगा, लेकिन एनाइलेशन के बजाय उसने अपने शरीर में भारीपन महसूस किया और आसपास वॉइसेस सुनना शुरू कर दिया। डॉक्टर्स किसी पेशेंट की कंडीशन डिस्कस कर रहे थे, कह रहे थे कि उसकी सिर्फ ब्रीदिंग भी मिरेकल है। फिर अचानक किसी ने नोटिस किया कि पेशेंट सियन हिला है। कमरे में वॉइसेस उठीं और किसी ने अनाउंस किया कि यंग मास्टर ने अपनी आंखें खोल दी हैं। काई ने खुद को एक यंग नोबलमैन के शरीर में जागते हुए पाया, कंफ्यूज्ड और अपनी आइडेंटिटी के बारे में सोचते हुए, क्योंकि उसके चारों ओर लोग उसके बेड के पास खड़े थे। जब डॉक्टर अश्योर्ड कर रहे थे कि सीएन की लाइफ उसके इंजरीज के बावजूद सेफ है, एक व्हाइट हेयर्ड एंग्री मैन उस पर हमला कर गया। उसे कपड़ों से पकड़ते हुए उसे पैथेटिक सन कहा और पूछा कि उसने उनके फीलिंग्स के बारे में सोचे बिना ऐसा कैसे किया। एक और यंग मैन उसे रोकने की कोशिश की। अपने पिता से कहा कि सीएन अभी भी सिक है। पिता ने सोचा कि क्या उनका बेटा कभी उनके बारे में सोचता भी है। काई अब सीएन के बॉडी में उस आदमी के आउटबर्स्ट को इंटरप्ट कर पूछा कि वह कौन है। सब उसके सवालों से शॉक्ड थे। कई ने फिर से उस आदमी की आइडेंटिटी और अचानक मारने के कारण के बारे में पूछताछ की। इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर ने कंक्लूड किया कि सीएन ने अपने सिर पर सिवियर ब्लो के कारण मेमोरी खो दी थी। जब सीएन के पिता काउंट शुरितन क्यूर के बारे में पूछे, डॉक्टर ने कहा कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, बस वेट करना होगा जब मेमोरी नेचुरली रिटर्न हो। उसके बड़े भाई लूसियन शुरितन ने पूछा कि कोई और प्रॉब्लम है क्या, और डॉक्टर ने रीअश्योर किया कि सीएन की फिजिकल कंडीशन सरप्राइजिंगली अच्छी है और कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी नहीं है। कई ने उस समय रियलाइज किया कि वह सीन नाम के इस व्यक्ति के शरीर में आ गया है और कंक्लूडेड किया कि इसके पीछे जिम्मेदार गॉड ऑफ डेथ शानोस है। जब उसका भाई लूसियन उसके पास आया और पूछा कि वह कैसे है, काई ने कोल्डली रिप्लाई किया और कहा कि रूम छोड़ दो और यूजलेस क्वेश्चंस पूछना बंद करो। उसने अपने पिता और डॉक्टर से भी रूम छोड़ने को कहा, रीजनिंग दी कि उनकी लाउड वॉइसेस उसे हेडेक दे रही हैं, और डिमांड किया कि वे सब बाहर चले जाएं। इस स्ट्रेंज बिहेवियर को देखकर सबने उसे रेस्ट करने दिया और रूम छोड़ दिया। जैसे ही वह अकेला हुआ, काई ने शैनियोस को बुलाया, जो इंस्टेंटली उसके सामने आ गया। शानोस चीयरफुली पूछा, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? काई ने एंग्रीली कन्फ्रंट किया, पूछते हुए कि यह सब क्यों हुआ, और शानोस ने कूली रिप्लाई किया, मैंने तुम्हारी विश ग्रांट कर दी। शनेयोस ने एक्सप्लेन किया कि काई की विश थी कि वह ग्रिम रीपर के रूप में अपनी लाइफ खत्म कर दे, और उसने वही किया। इस ट्विस्टेड इंटरप्रिटेशन से काई इतना गुस्सा हुआ कि उसने पूछा, क्या मैं तुम्हें मार सकता हूँ? काई ने बॉडी के ओरिजिनल ओनर के फेट के बारे में पूछा,
और शनियोस ने बताया कि वह मर चुका था। शनियोस ने बताया कि वह लड़का डेस्टिन्ड था एक्सीडेंट में मरने के लिए, और जैसे ही उसकी सोल बॉडी छोड़ती उसने काई की सोल इंसर्ट कर दी। टाइमिंग परफेक्ट थी। काई समझ नहीं पा रहा था कि उसे ह्यूमन बॉडी में क्यों जबरदस्ती जीना पड़ रहा है। तब शानोस ने वाइड ग्रिन के साथ अपना ट्रू मोटिव रिवील किया। अगर तुम्हारा एग्जिस्टेंस सिंपली वैनिश हो जाए तो मजा नहीं आएगा। काई ने पूछा, क्या तुम ये सब सिर्फ मजे के लिए कर रहे हो? शनियोस ने अफर्मेटिव में जवाब दिया। शनियोस जाने से पहले काई को नई फन लाइफ के लिए गुड लक विश्ड, और काई उसे रोकते हुए चिल्लाया। शनियोस जाने के बाद काई अपने गुस्से में डिसाइड किया कि वह अभी उसके सामने नहीं आएगा जब तक वह काम न हो जाए। कुछ डेज के बाद भी काई गुस्से में था क्योंकि शेनियोस बुलाने पर भी नहीं आया। उसने डिसाइड किया कि वह उससे पूरी तरह कट टाइज कर अपने रास्ते चलेगा। मैंशन में रहने के दौरान काई ने नोटिस किया कि सभी सर्वेंट्स डर के मारे ट्रेम्बल करते और उसे देखते ही नजरें चुराते। इससे उसने कंक्लूड किया कि बॉडी का ओरिजिनल ओनर सीन शायद एक डिटेस्टेबल और अब्यूसिव पर्सन था। एक दिन उसने देखा कि एक यंग मेड, वही लड़की जो उसे मील्स लाकर देती थी, पानी का बकेट ले जाते हुए ट्रिप कर गई और जमीन पर गिर पड़ी। लड़की का नाम पाके था। वह इंटेंस टेरर में आ गई और हिस्टेरिकली अपोलोजाइज करने लगी, जैसे कि किसी भयानक पनिशमेंट की उम्मीद कर रही। काई उसके पास गया और पूछा कि फ्लैशबैक के जरिए पता चलता है कि सीन शुरितन, काउंट का दूसरा बेटा, अपनी यूथ में एंजेलिक ब्यूटी के लिए जाना जाता था, लेकिन उसकी ट्रू नेचर जल्दी और वह मदद के लिए चिल्लाई। ब्लू हेयर्ड यंग मैन ने ब्रॉल में इंटरवीन किया। असेलेंट का रिस्ट पकड़कर कामली कहा कि लड़की को छोड़ दे ताकि वह अपना खाना खा सके। असेलेंट ने सोचा कि यह युवक डेथ विश मांग रहा है, और चूंकि वह फाइट चाहता था उसने इसे एक्सेप्ट किया। काई का कोल्ड कमेंट कि असेलेंट फाइट का आनंद नहीं लेगा ने उसे कंफ्यूज कर दिया। यंग मैन ने असेलेंट को पकड़ते हुए कहा कि वह ट्रबल नहीं ढूंढता लेकिन उससे नहीं भागता। फिर उसने अपने हाथ में जबरदस्त शक्ति लगाई और असेलेंट को दर्द में चिल्लाते देखा। उसके साथियों को इस अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ से शॉक लगा। जैसे ही एक ने पीछे से हमला किया, युवक ने स्किलफुली डैगर निकालकर अटैकर का हाथ काट दिया और चेतावनी दी कि खुश हो कि यह उसका राइट हैंड नहीं था। उस समय असालंट ने पहचान लिया कि यह ब्लू हेयर्ड युवक कौन है। जीरन, ब्लैक मर्सनरी गिल्ड का लेजेंडरी एस क्लास मर्सनरी, जिसकी स्पीड और दो स्मॉल डैगर्स की कला के लिए डर माना जाता है। उसके फ्रेंडली अपीयरेंस के बावजूद वह क्रूअल्टी और रूथलेसनेस के लिए मशहूर था। असलांट ने समझ लिया कि उसने रॉन्ग पर्सन को एंटेगनाइज कर लिया है। डेस्परेट होकर उसने सीधे हमला करने का निर्णय लिया, लेकिन वह जीरन के पास से गुजरते ही पीछे से काई को देखा, जिसने उसकी गर्दन पर नाइफ रख दी। जीरन ने अभी तक यह नहीं समझा कि अटैकर का केवल उद्देश्य हॉस्टेज लेना था। कंफ्यूजन में अटैकर ने काई को पकड़ लिया और हॉस्टेज बना लिया, लेकिन काई बिल्कुल काल्मली अटैकर से अजीब सवाल पूछता है कि हॉस्टेज लेने में क्या हमेशा महिलाओं या एल्डरली को चुना जाता है। उसने फिर पूछा कि उसने उसे क्यों चुना, क्या वह लड़की से कमजोर लग रहा था। किडनैपर इस बिजार सवाल से स्टन्ड हो गया और चुप रहने का आदेश दी। काई ने बताया कि उसे इस सिचुएशन का कोई एंजॉयमेंट नहीं है और सबसे नफरत वाली चीज है किसी का हल्का टच। काई ने बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स का यूज कर अटैकर को अनबेरेबल पेन में डाल दिया, जिससे वह वेपन गिराकर जमीन पर लौटने लगा। जीरन खुद शॉक हुआ कि इतनी सिंपल प्रेशर से इतना पेन हो सकता है। काई ने समझाया कि ह्यूमन बॉडी में वीक पॉइंट्स होते हैं जो हल्के टच से फेटल हो सकते हैं, और चेतावनी दी कि अगली बार अपने हॉस्टेजेस को सावधान। टीना इस हैंडसम दिखने वाले युवक की इंस्टेंटेनियस जीत देखकर अमेज्ड रही। जीरन ने बाकी असालांट्स की ओर देखा और पूछा कि क्या वे और चाहते हैं। काई और गिरोन ने उन्हें आसानी से हराया, और काई कूली पूछा कि क्या वे और चाहते हैं या अब चले जाएं। मैन डर के मारे भाग गए और डिस्टर्बेंस के लिए अपोलोजाइज किया। काई टेबल पर बैठा। जीरन इम्प्रेस था कि वह केवल क्वाइट और स्टबन यंग मास्टर नहीं था जैसा उसने पहले सोचा था। काई ने बताया कि उन्हें साथ नहीं बैठने की जरूरत है क्योंकि वे ट्रैवल कंपेनियंस नहीं हैं, लेकिन जीरन ने इंसिस्ट किया कि वे साथ खाएं क्योंकि वह लोनली महसूस कर रहा था। काई रिलक्टेंटली अग्री हुआ, मानते हुए कि जीरोन ने उसे सुरक्षित यहाँ पहुंचाया। बैठते हुए उन्हें रियलाइज हुआ कि वे एक दूसरे के नाम नहीं जानते। ब्लू हेयर्ड यंग मैन ने अपने आप को जीरोन बताया और काई ने कहा कि वह सियन है। फिर उन्होंने हाथ मिलाया। काफी देर तक सफर जारी रहा। रास्ते में जीरोन ने काई से पूछा कि वो आखिर एकेडमी क्यों जा रहा है। काई ने मुस्कुराकर कहा कि उसके अपने कुछ पर्सनल रीजंस हैं और उसे इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जीरोन ने बताया कि ब्लैक मर्सनरी गिल्ड का हेडक्वार्टर्स भी कैपिटल में ही है, तो वो उसे एकेडमी तक छोड़ सकता है। फिर उसने पूछा कि उसने आखिर वो कौन सा स्किल यूज किया था जिससे उसने इतने बड़े मर्सनरी को सिर्फ 2 उंगलियों से गिरा दिया। काई ने बस इतना कहा, वो मैंने बहुत पहले नेचुरली सीखा था। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। काई के दिमाग में उसके पुराने दिन घूमने लगे जब उसने पहली बार डॉल मेकिंग की आर्ट सीखी थी। एक परफेक्ट लिविंग डॉल बनाने के लिए उसे ह्यूमन बॉडी की गहराई तक स्टडी करनी पड़ी थी। उसने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी
नहीं बल्कि कॉर्प्स तक खरीदे और उन्हें डिसेक्ट किया। इसी दौरान उसने शरीर के हर वीक पॉइंट और प्रेशर पॉइंट को जान लिया, मगर उसने तय किया कि जिरोंग को